एक ही टॉपिक पे फोकस करेगा, बट वो अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत खतरनाक है और सदिश के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने कल आपको एक होमवर्क भी दिया था कि सदिश जो है उसके बारे में मैंने एक लाइव स्ट्रीम की थी जिसमें सदिश को मैंने लाइव पढ़ाया था। तो वो लाइव स्ट्रीम सभी को देख करके आनी थी। तो बच्चे पढ़ के आए हैं फिर उस लाइव स्ट्रीम को? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एक बार, पढ़ के आए हैं आप लोग लाइव स्ट्रीम को? क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम बल का सदिश निरूपण। तो हेडिंग आप लगा सकते हैं कूलॉम बल का सदिश निरूपण। कूलॉम बल का सदिश निरूपण बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट, और इसके लिए वेक्टर की थोड़ी बहुत समझ का होना बहुत अनिवार्य है। वेरी गुड। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। फिर कल की क्लास से न्यूमेरिकल्स होना शुरू हो जाएंगे कूलम्स लॉ पे बेस। तो कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ मजेदार टॉपिक पढ़ते हैं तो फिर जज्बा बनता है, हिम्मत बनती है। चलिए शुरुआत करें। देखो आप लोग किसी भी सदिश के बारे में बात करते हैं तो पहले अच्छे से सारे वेक्टर्स को मैं परिभाषित कर देता हूं, फिर अपन एक एक करके सदिश के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने एक निर्देशांक ज्योमेट्री आपके सामने ले ली है। निर्देशांक ज्योमेट्री मैंने आपके सामने ले ली है। ये एक्स एक्सिस मान लो इसको, उसको वाई मान लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो, डजेंट मैटर। ये मूल बिंदु हो गया आपका 0,0, या सिंपल भाषा में बोले तो इस मूल बिंदु को अपन नाम दे देते हैं ओ का। तो ये मूल बिंदु हो गया आपका ओ। चलिए ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं आपके पास दो आवेश है Q1 तथा Q2। ये दो आवेश हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ध्यान से समझना, बहुत जरूरी टॉपिक है ये। Q1 तथा Q2 दो आवेश हैं, जिन दो आवेशों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस आवेश Q1 और इस आवेश Q2 के सबसे पहले अपन को परिभाषित करने पड़ेंगे स्थिति सदिश। इस आवेश Q1 के और इस आवेश Q2 के सबसे पहले हमें परिभाषित करने पड़ेंगे स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का क्या मतलब होता है? जो स्थिति को बताते हैं, जो स्थिति को बताते हैं। कैसे बनाते हैं उनको? जिसका भी आपको स्थिति सदिश चाहिए, जिसके भी सापेक्ष, मान लो आपको Q1 का स्थिति सदिश चाहिए O के सापेक्ष, तो आप O से शुरू करेंगे, Q1 तक एक लाइन जोड़ेंगे और उसका जो तीर है वो Q1 की तरफ होगा। तो वो जो सदिश बनेगा वो कहलाएगा Q1 का स्थिति सदिश O के सापेक्ष। बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, तो ये जो Q1 है, इस Q1 से आप कनेक्ट करेंगे इस तरह से। तो O बिंदु से आप Q1 तक कनेक्ट कर रहे हो। आपने जो एरो बनाया है उस एरो का जो मुंह है वो किसकी तरफ होना चाहिए? Q1 की तरफ होना चाहिए। तो ये कहलाएगा आपका R1 वेक्टर। ध्यान से समझेंगे, R1 वेक्टर क्या चीज है? R1 वेक्टर आपका कहलाएगा आवेश, लिखना है साथ साथ कॉपी में भी बनाते जाना है, आवेश Q1 का O के सापेक्ष स्थिति सदिश। समझ में आ गया? तो आवेश Q1 का O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो आपका क्या है? वो ये है। क्लियर है? समझ में आया सबके? वेरी गुड। आवेश Q2 जो है उसका बनाते हैं स्थिति सदिश अपन। तो यहां से जाएगा इस तरह से, आप कनेक्ट करेंगे। एरो किसकी तरफ होना चाहिए? Q2 की तरफ। जितना सीरियस होकर पढ़ोगे इस टॉपिक को उतना ही न्यूमेरिकल्स करने में भी आपको मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कहलाएगा आपका R2 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या कहलाएगा? आवेश Q2 का आवेश Q2 का O के सापेक्ष
स्थिति सदिश। जल्दीबाजी मत करना बस इस टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। अब आगे देखो, अब मान लो मैं एक सदिश बनाता हूं ये Q2 से Q1 की तरफ ऐसे, तो ये सदिश क्या कहलाएगा देखना, ये सदिश जो मैंने बनाया है अभी ये कहलाएगा Q1 की स्थिति, Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। तो इस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है कि स्थिति सदिश हमेशा जहां से शुरू होता है वो उस बिंदु तक जाता है जहां उसकी स्थिति बतानी है। तो अगर यहां तक है तो Q1 की स्थिति बता रहा है O के सापेक्ष, ये भाई साहब Q2 की स्थिति बता रहे हैं O के सापेक्ष, और ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये स्थिति बता रही है Q1 की Q2 के सापेक्ष। तो इसका नामकरण संस्कार इस तरह से होगा R12। R12 क्या कहलाएगा आपका, R12 कहलाएगा आवेश Q1 की स्थिति। दोस्तों, हम लोग सब अपने फ्यूचर की बात करते हैं, पर आपने कभी रियलाइज किया है कि कितना Q2 के सापेक्ष, ठीक बात है। R आवेश Q1 की स्थिति बताएगा किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। क्लियर। चलिए ऐसे ही अगर मैं इसके अपोजिट ये बनाता हूं ऐसे, तो ये कहलाएगा R21, और R21 आपका कहलाएगा आवेश, इसका मुंह किस तरफ है दोस्तों, इसका मुंह है Q2 की तरफ। तो ये Q2 की स्थिति सदिश बता रहा है Q1 के सापेक्ष, तो ये कहलाएगा R21 आवेश Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। और एक बात समझें, ये दोनों भी अपने आप में क्या हैं, ये जो दोनों मैंने बनाए हैं ये दोनों भी अपने आप में स्थिति सदिश ही हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने और देखी होगी जब आपने वो लेक्चर समझा होगा जो मैंने होमवर्क दिया था, कि एक होता है एकांक सदिश। एकांक सदिश का केवल एक ही काम होता है, दिशा बताना। तो मैं यहां पे दो एकांक सदिश को परिभाषित कर रहा हूं। एक एकांक सदिश में परिभाषित कर रहा हूं R12 कैप। कौन सा परिभाषित कर रहा हूं, R12 कैप। आज के बाद R12 कैप की जिंदगी का एक ही उद्देश्य होगा कि वो R12 की दिशा बताएगा। आज के बाद R12 कैप का एक ही उद्देश्य होगा कि वो R12 वेक्टर की दिशा बताएगा। तो जब भी आपको ये वाली दिशा बतानी हो तो आप इसके लिए जो एकांक सदिश काम में लेंगे उसको मैंने नाम दिया है R12 कैप। ऐसे ही जब आपको R21 की ये वाली दिशा बतानी हो तो आप जो सदिश काम में लोगे उसको मैं नाम दे रहा हूं R21 कैप। R21 कैप साफ साफ सही सही लिखते जाइएगा जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छे। तो R12 कैप कहलाएगा आपका R12 वेक्टर, R12 सदिश का एकांक सदिश। और ये वाले भाई साहब कहलाएंगे R21 कैप जो है वो कहलाएगा R21 वेक्टर का, R की तरह लगना चाहिए, ये लीजिए, R21 वेक्टर का एकांक सदिश। ठीक है, खुश हो गए सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे समझिए। अब अपन एक बात करते हैं, अब ये सब कुछ मैंने परिभाषित कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात करते हैं कूलाम के बल की। तो कूलाम का बल अपने आप में एक सदिश राशि है। तो कूलाम बल को लिखते वक्त दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो कूलाम बल को लिखते वक्त उसका परिमाण अर्थात उसकी वैल्यू आनी चाहिए, दूसरा साथ में उसकी दिशा आनी चाहिए। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखें कि कोई भी वेक्टर होता है, कोई भी आपका सदिश होता है, तो उसके लिए एक चीज बेहद जरूरी होती है, वो है उसका परिमाण प्लस उसकी दिशा। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम बल कहलाता है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम बल कहलाता है। और कूलाम बल का सूत्र भी आप पढ़ चुके हो कल की क्लास में, F बराबर K
Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने बताया था परिमाण। क्या बताया था? परिमाण। अब समझिएगा, Q1 मान लेते हैं आपका धनावेशित है, Q2 भी आपका धनावेशित है, तो बल किस तरह लगेगा, उसकी दिशा कैसे होगी वो समझिए। दो धनावेश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। एक धनावेश दूसरे धनावेश को धक्का मार के खुद से दूर भगाता है, दूसरा धनावेश पहले धनावेश को धक्का मार के खुद से दूर भगाता है। तो ये दोनों जो आपके पास धनावेश हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बल लगाएंगे कि ये एक दूसरे को अपने से दूर भेजे। अब समझने की कोशिश कीजिएगा पूरे फोकस के साथ। ये जो Q1 है, आप Q1 की जगह खुद को रखो, तो आप अगर यहाँ खड़े हो गए तो ये Q2 आपको धक्का मारेगा, ये Q2 आपको बोलेगा कि Q1 मेरे से दूर चला जा। तो जब ये Q2 Q1 के ऊपर बल लगाएगा तो ध्यान से देखना बल कैसे लगेगा। मैं दो मार्करों की सहायता से आपको समझाता हूं। ये जो Q1 है, ये Q2 इस Q1 को धक्का मार के खुद से दूर भेजना चाहेगा, ऐसे इधर। तो इसका मतलब Q1 के ऊपर जो बल लगेगा Q2 के कारण, उसकी दिशा ऐसे होगी। ये बल की दिशा होगी। तो ये जो मैंने बल बनाया है, ये बल किसके ऊपर लग रहा है? ये बल आपका Q1 के ऊपर लग रहा है। ये बल कौन लगा रहा है? तो ये बल आपका Q2 लगा रहा है। समझ में आया? तो इसको क्या नाम दोगे? ये होगा बल F किसके ऊपर? 1 के ऊपर। किसके कारण? 2 के कारण। तो अब अपन मान लेते हैं कि F12 को बारे में अपन बात कर रहे हैं। F12 क्या है, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। F12 का मतलब है आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। चमक गया? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं Q2 की। तो Q2 जब यहां खड़ा होगा, Q1 यहां खड़ा होगा, तो Q2 Q1 को उधर धक्का देगा, तो Q1 Q2 को उधर धक्का देगा। सीधी सी बात है, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे तो ये उस भाई साहब को उधर भगाएगा और ये इस भाई साहब को इधर भगाएगा। तो Q1 के कारण Q2 पर जो बल है वो इस तरफ लगेगा, मतलब ऐसे। दोनों एक दूसरे के जाति दुश्मन हैं क्योंकि दोनों एक ही जात के हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये बात अपन 2 या 3 दिनों से लगातार इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो गया बल 2 के ऊपर किसके कारण? 1 के कारण। ये हो गया बल 2 के ऊपर 1 के कारण। रिपीट कर देते हैं, एक बार समझ लीजिए। 2 आपके पास आवेश हैं, इसने बल लगाया इसके ऊपर, उधर प्रतिकर्षित किया, इसने बल लगाया इसके ऊपर, इधर प्रतिकर्षित किया। दोनों अब एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये मोटी मोटी बात समझ में आ गई सबके? अनुपम मिश्रा ने बहुत सही लिख दिया है, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। बहुत सही बात है। तो कूलम्ब बल F21, अब इसका नाम क्या हो गया? F21। F21 क्या होगा? F21 होगा आवेश Q2 पर, आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, Q1 के कारण बल। और ये बात मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर परिमाण में बात करें तो इनके बीच की दूरी r है। तो आप समझिएगा, अब मैं पूरे बल का सदिश निरूपण कर रहा हूं। सदिश निरूपण का मतलब होता है परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। परिमाण तो आपके पास कूलम्ब के बल से आ जाएगा, ये रहा K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और मैंने मान भी लिया है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। तो परिमाण लिखने में तो कोई झंझट नहीं है। अब आप सोचिए दिशा के बारे में। तो जो आपका F12 है वो इस तरफ लग रहा है। अब मेरी बात को प्यार से समझने का समय आ गया है। चुचू, स्कूल के फर्स्ट डे के लिए बैग, पेंसिल बॉक्स और मेरा वाटर बॉटल। कि F12 इस तरफ लग रहा है, इस तरफ। तो F12 इस तरफ लग रहा है, तो ये वाली दिशा आपको लिखनी है। दिशा लिखने के लिए आप एक ऐसे वेक्टर को काम में लेते हो जो केवल दिशा बताए।
केवल दिशा बताने वाले वेक्टर का नाम क्या है? एकांक सदिश। तो इस तरफ आपको एकांक सदिश को ढूंढना है। तो इस तरफ एकांक सदिश कौन होगा? इस तरफ एकांक सदिश है आपका R12 कैप, क्योंकि R12 कैप ये दिशा को बता रहा है और इसी दिशा में आपका F12 लग रहा है। इसका मतलब F12 की दिशा वही है जो R12 की है, और R12 कैप जो है उसका घर का नाम है एकांक सदिश और उसका काम ही होता है दिशा बताना। इसका मतलब मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं R12 कैप, तो वो आपको बताएगा दिशा। अब आपका बल पूरी तरह से कंप्लीट है, क्योंकि उसके अंदर परिमाण भी आ चुका है और उसके अंदर दिशा भी आ चुकी है। बताइए, म से मक्खन हुआ? बहुत अच्छे। उदय ने लिखा है, खुशी ने लिखा है, नीलू ने लिखा है, बेहू ने लिखा है, संदीप ने लिखा है, सुरजीत ने लिखा है, बहुत अच्छे। खुशी ने लिखा है, बहुत अच्छे। लकी मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत अच्छे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे वाले बल की, है ना। दूसरे वाले बल की बात करते हैं, F21 की बात करते हैं। तो F21 क्या है? इन दोनों के मध्य लगने वाला बल, जो ये बल जो इसने इसके ऊपर लगाया है ना, Q2 के ऊपर Q1 के कारण बल। सबसे पहले क्या लिखोगे? परिमाण। परिमाण तो आपको पता ही है भैया, ये रहा। तो परिमाण तो बिना किसी टेंशन के लिख दो, K Q1 Q2 बटा R²। तो परिमाण तो आपने बिना किसी टेंशन के लिख दिया। अब क्या लिखना है आपको? अब आपको लिखना है दिशा। जो आपका F21 है उसकी दिशा ये है। F21 की दिशा में आप ढूंढिए, क्या आपके पास कोई एकांक सदिश है? तो F21 की दिशा में आपके पास एक एकांक सदिश है, जो ये रहा R21 कैप। F21 की दिशा में आपके पास एक एकांक सदिश है, जो ये रहा R21 कैप। तो यहां पे आप लिख सकते हो R21 कैप। तो इस तरह से जब आप दोनों बलों को लिख देते हो उनकी दिशाओं के साथ में, तो उसी को कहते हैं कूलाम बल का सदिश निरूपण। जब आप एक बल को लिख देते हो उसके दिशाओं के साथ में, तो उसी को कहते हैं कूलाम बल का सदिश निरूपण। कूलाम बल का सदिश निरूपण समझ में आ गया सभी के? सभी को क्लियर हो गया? जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सबको क्लियर हो गया है ना? बहुत अच्छे। अब आप एक बात को समझिए, छोटी सी बात और है अब, कि R12 कैप की दिशा इधर है, R21 कैप की दिशा इधर है। फिर से R12 कैप की दिशा इधर है, R21 कैप की दिशा इधर है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि R21 कैप जो है उसकी दिशा विपरीत है R12 कैप की। ये बात बोल सकते हैं अपन ये बात बोल सकते हैं कि R21 कैप की जो दिशा है, मतलब जो ये वाली दिशा है R21 कैप की, उसके विपरीत है ये वाली दिशा। आपको पता है वेक्टर में माइनस साइन लगाते ही दिशा बदल जाती है, सही है। ये मैंने उस लाइव क्लास में पढ़ाया था। तो ये जो R21 है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का R12। तो लिखते हैं F21 वेक्टर बराबर, इसका प्रयोग कर रहा हूं मैं यहां पर। इसका प्रयोग करते ही मैं ऐसे लिख सकता हूं कि K Q1 Q2 बटा R², और R21 को लिख सकते हैं अपन माइनस को आगे ले जाता हूं, माइनस का R12, माइनस को आगे ले गया, तो ये हो गया माइनस का K Q1 Q2 बटा R² R12 कैप। और ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, तो ये पूरी चीज जो है ये बन जाएगी F12। तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि F21 वेक्टर बराबर माइनस का F12 वेक्टर। ये लीजिए, तो ये जो चीज है जो निकल के आई है वो आपको बताती है कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। जो तृतीय नियम है आपके पास, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, कि अगर Q1 ने बल लगाया है Q2 पर, तो Q2 भी बल लगाएगा Q1 पर। दोनों बल का परिमाण बराबर होगा, दिशा विपरीत होगी। आप देख सकते हो F12 और F21 का परिमाण बराबर है, बट जो दिशा है वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। अर्थात कूलाम का बल जो है वो गति के तृतीय नियम की पालना करता है। तो एग्जाम में अगर ऐसे आता है कि सिद्ध कीजिए कि आपका कूलाम का जो नियम है वो गति के तृतीय नियम की पालना करता है, कूलाम का बल गति के तृतीय नियम की पालना करता है, तो ये पूरा आपको करके आना पड़ेगा और लास्ट में स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि अतः F12 और F21 का परिमाण बराबर परंतु दिशा विपरीत है, अतः ये गति के तृतीय नियम का पालन करता है। बताइए, सबके समझ में आ गया है? अच्छे से क्लियर हो गया है किस प्रकार से है?
अब यहां से कूलाम बल का सदिश निरूपण वाला टॉपिक आज अपन ने पूरा मक्खन कर लिया। सबको समझ में आ गया? फटाफट से एक बार मैं जो है रिवाइज करा देता हूं 2-5 मिनट में, फिर क्लास को खत्म करते हैं। कल से मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कूलाम के नियम के। इंपॉर्टेंट चीज सिखाइए। सबसे पहले मैंने दो आवेश लिए Q1 और Q2। Q1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर, Q2 का R2 वेक्टर। फिर Q1 का स्थिति बताई Q2 के सापेक्ष, नाम दिया R12। एक की स्थिति 2 के सापेक्ष, ऐसे 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष। इन दोनों के मैंने बना दिए आपके पास एकांक सदिश, ताकि इनकी दिशा को अपन बाद में काम में ले सके। फिर मोटी मोटी जो दूसरी बात सीखी अपन ने, वो मोटी मोटी दूसरी बात ये सीखी कि दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भेजेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों प्लस हैं, सजातीय हैं, प्रतिकर्षण करेंगे। तो Q2 पर Q1 के कारण बल इधर लगेगा, F21, 2 पर 1 के कारण, 1 के ऊपर 2 के कारण बल इधर लगेगा, 1 पर 2 के कारण। फिर अपन ने इस बात को समझा कि जो F12 की दिशा है उसको बताने के लिए हम R12 को काम में ले सकते हैं, और जो F21 की दिशा है उसको बताने के लिए अपन F21 को काम में ले सकते हैं। तो पूरा का पूरा कूलाम बल अपन ने लिख दिया, पहले परिमाण फिर दिशा, परिमाण प्लस दिशा। तो ये दो समीकरण जो हैं ये अपने आप में कहलाते हैं कूलाम बल का सदिश निरूपण। फिर अपन ने और दिमाग चलाया कि R21 जो है वो माइनस का R12 है, क्योंकि जो दिशा R21 की है, जो दिशा R21 की है उसके विपरीत R12 की है। तो उस चीज को अपन ने यहाँ पे एंटर कराया। एंटर कराते ही एक बात मस्त निकल के आ गई कि आपका F21 माइनस का F12 है, अर्थात ये जो बल है वो गति के तृतीय नियम की पालना करता है। बताओ हुआ मक्खन? टॉपिक समझ में आ गया सभी के? बिल्कुल क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं है इस टॉपिक में? आज के बाद ये टॉपिक कभी भी एग्जाम में आएगा, कर दोगे? अगर एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है, कर दोगे? बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी बच्चे लिख रहे हैं, बहुत अच्छे। स्थिर विद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।